टाइटैनिक। अप्रैल 1912 में टाइटैनिक इंग्लैंड के दक्षिण में साउथहैम्पटन पहुंचा। हर कोई नए जहाज को लेकर उत्साहित था। ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, सबसे खूबसूरत, शायद सबसे तेज। और यह पुराने जहाज़ों की तुलना में बहुत सुरक्षित था, क्योंकि इसमें आपातकालीन दरवाजे वाले 16 डिब्बे थे। नए जहाज में रेडियो भी था। यात्री जहाज से अपने घर के दोस्तों को संदेश भेज सकते थे। कैप्टन स्मिथ और उनके अधिकारी और नाविक तैयार थे। फिर यात्री करोड़पति, युवा लोग, 6 लोगों के परिवार, 40 से अधिक विभिन्न देशों के लोग आए। उनमें से कई अमेरिका में एक नया जीवन शुरू करना चाहते थे। इसलिए टाइटैनिक फ्रांस के चेरबर्ग, फिर आयरलैंड के क्वींसटाउन और फिर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। जहाज पर 2224 लोग सवार थे, लेकिन उनमें से सिर्फ आधे लोगों के लिए ही लाइफबोट उपलब्ध थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। टाइटैनिक डूबने वाला नहीं था। 1 समुद्र के नीचे। यह 1 सितंबर 1985 का दिन था। उत्तरी अटलांटिक में एक जहाज के नीचे एक कैमरा अंधेरे पानी में घूम रहा था। धीरे धीरे कैमरा समुद्र के नीचे 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर नीचे चला गया। जहाज पर कुछ नाविक इंतजार कर रहे थे और देख रहे थे। कोई भी नहीं बोला। फिर अचानक उन्होंने कुछ देखा। वहाँ है। कहाँ? देखो, मैं ये देख सकता हूँ। हाँ, तुम सही हो। ये टाइटैनिक है। कैमरे की मदद से नाविक पानी के नीचे 3810 मीटर की दूरी पर एक जहाज देख सकते थे। यह एक बहुत बड़ा, पुराना जहाज था और ये 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। वे अपने कैमरे से जहाज का अगला आधा हिस्सा तो देख सकते थे, लेकिन जहाज का पिछला आधा हिस्सा 800 मीटर दूर था। सभी नाविक बहुत खुश थे। बहुत सारी तस्वीरें। अगले साल वे और कैमरे लेकर वापस आए। कैमरे समुद्र के नीचे गए और जहाज को और ध्यान से देखा। वे जहाज के चारों ओर गए और सैकड़ों तस्वीरें लीं। कुछ कैमरे खिड़कियों के जरिए जहाज के अंदर भी गए। बाद में जहाज के बारे में एक फिल्म भी बनी। दुनिया भर के लोगों ने फिल्म देखी और अखबारों में तस्वीरें देखीं। लेकिन टाइटैनिक को किसने बनाया था? उसका क्या हुआ? वह 2 हिस्सों में क्यों टूट गया और समुद्र की तलहटी में क्यों डूब गया? और उस जहाज पर सवार लोगों का क्या हुआ? वे कैसे थे और उनके साथ क्या हुआ? ये टाइटैनिक की कहानी है। 2. दुनिया का सबसे बड़ा जहाज। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में 15,000 से ज्यादा लोगों ने टाइटैनिक का निर्माण किया था। उन्होंने इसे 1909 में बनाना शुरू किया और 1912 में पूरा किया। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था जिसका वजन 46,328 टन, लंबाई 265 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर थी। इसमें 3 बड़े इंजन थे और ये 23 नॉट 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता था, इसलिए ये दुनिया के सबसे तेज जहाज़ों में से एक था। टाइटैनिक बहुत सुरक्षित था। इसमें 16 डिब्बे और 15 आपातकालीन दरवाजे थे। जब कप्तान आपातकालीन दरवाजे बंद कर देता था, तो पानी एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में नहीं जा सकता था। एक अखबार ने कहा, नया टाइटैनिक पुराने जहाज़ों की तुलना में बहुत सुरक्षित है। प्रथम श्रेणी का लाउंज। टाइटैनिक एक बहुत ही खूबसूरत जहाज था। मिस्टर और मिसेज जॉन जेकब एस्टोरेव जैसे प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए कमरे बहुत महंगे होटल के कमरों जैसे थे। जॉन जेकब एस्टोर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। वह 47 साल का था, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी मेडेलिन केवल 18 साल की थी। जहाज पर मिस्टर और मिसेज एस्टोर के पास 2 बड़े बेडरूम, एक बैठक कक्ष और 3 और कमरे थे। मिस्टर एस्टोर और उनकी युवा पत्नी खूबसूरत रेस्टोरेंट में खाना खा सकते थे और अमीर, मशहूर लोगों से बात कर सकते थे, जैसे बेंजामिन गुगनहेम, एक अमेरिकी व्यवसायी, कर्नल आर्चीबाल्ड ग्रेसी, एक सैनिक और लेखक, और मिस्टर इसिडोर स्ट्रॉस, न्यूयॉर्क के एक व्यवसायी, अपनी पत्नी एडा के साथ। टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ भी उनके साथ खाना खाने आए थे। प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए और भी कई कमरे थे। वहाँ वे टहल सकते थे, पढ़ सकते थे, धूम्रपान कर सकते थे और संगीत सुन सकते थे। द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिए कमरे भी सुंदर थे।
वे अधिकांश जहाज़ों के प्रथम श्रेणी के कमरों से बेहतर थे, लेकिन ज़्यादातर यात्रियों के पास थर्ड क्लास के टिकट थे। ये लोग अमीर नहीं थे, ये इंग्लैंड, आयरलैंड और कई दूसरे देशों से आए कामकाजी लोग थे। काला जेनसन डेनमार्क की 19 साल की लड़की थी और अन्ना तुर्जा फिनलैंड की 18 साल की थी। ये दोनों युवतियां अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थीं। तीसरे दर्जे के यात्रियों के पास ही डेक पर छोटे कमरे थे जिन्हें केबिन कहा जाता था, जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से काफी नीचे थे। हर केबिन में 4 बिस्तर थे। कभी कभी प्रथम श्रेणी के यात्री अपने कुत्तों को ही डेक पर घुमाते थे, क्योंकि जहाज पर सबसे लंबे गलियारे यही थे। लेकिन वे तीसरे दर्जे के यात्रियों से बात नहीं करते थे। उनके पास उनसे कहने के लिए कुछ नहीं था। 3. समुद्र पर एक शहर। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के दक्षिण में साउथहैम्पटन से रवाना हुआ। जहाज फ्रांस के चेरबर्ग और फिर आयरलैंड के कॉक शहर के पास क्वींसटाउन गया। यहाँ बहुत सारे थर्ड क्लास यात्री चढ़े। फिर टाइटैनिक पश्चिम की ओर न्यूयॉर्क की ओर चला गया। रविवार 14 अप्रैल को कर्नल ग्रेसी सुबह जल्दी उठे। उन्होंने नाश्ता किया, किताब पढ़ी और अपने दोस्तों मिस्टर और मिसेज स्ट्रॉस से बात की। नाव के डेक पर श्रीमती एस्टोर ने टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज से बात की। उन्होंने कहा, मैं इस जहाज के बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्या आपके पास कोई सवाल है, श्रीमती एस्टोर? हाँ, उसने कहा। इस जहाज पर कितने लोग हैं? थॉमस एंड्रूज ने अपनी जेब से एक किताब निकाली। देखता हूँ। हमारे जैसे 325 प्रथम श्रेणी के यात्री हैं, 277 द्वितीय श्रेणी के यात्री, 706 तृतीय श्रेणी के यात्री, 908 अधिकारी और नाविक और 8 संगीतकार। हे भगवान, हम एक छोटे शहर की तरह हैं, है न? श्रीमती एस्टर ने जहाज के किनारे एक छोटी नाव पर अपना हाथ रखा। इनमें से कितनी जीवन रक्षक नावें हैं? 20। श्रीमती एस्टर ने कहा। लेकिन क्या वे सभी लोग 20 लाइफबोट में जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, थॉमस एंड्रूज ने धीरे से कहा। लेकिन डरो मत, श्रीमती एस्टोर। हमें वास्तव में लाइफबोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। ये दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज है। व्हाइट स्टार लाइन के अध्यक्ष जे. ब्रूस इसमें अपने नए जहाज को लेकर उत्साहित थे। उन्होंने कैप्टन स्मिथ से बात की। ब्रूस इसमें ने पूछा, टाइटैनिक कितनी तेज गति से जा सकता है? लगभग 23 नॉट्स, कैप्टन स्मिथ ने जवाब दिया। लेकिन हम अभी हवा की गति लगभग 18 नॉट्स है। हम न्यूयॉर्क में एक दिन पहले नहीं पहुंचना चाहते, है न? क्यों नहीं? ब्रूस इसमें हंसे। चलो, कैप्टन, जल्दी पहुंचते हैं। टाइटैनिक मशहूर होने जा रहा है। ई डेक पर नीचे, तीसरी श्रेणी के यात्री कई भाषाओं में अमेरिका के बारे में बात कर रहे थे। काला जेनसन डेनिश थी, लेकिन उनके केबिन में 2 अंग्रेज लड़कियां और एक स्वीडिश लड़की थी। काला का भाई स्वेंड और उसके पिता का भाई नील्स भी टाइटैनिक पर थे। अन्ना तुर्जा के केबिन में 2 युवा फिनिश महिलाएं और कुछ बच्चे थे। मिल्विना डीन टाइटैनिक पर सबसे कम उम्र की यात्री थी। वो एक बच्ची थी, सिर्फ 9 हफ्ते की। सिडनी गुडविन 2 साल का था। उसका एक बड़ा परिवार था। उसकी माँ और पिता, 2 बहनें और 3 भाई सभी एक ही केबिन में रहते थे। कई यात्रियों ने रेडियो संदेश भेजे। 1912 में रेडियो बहुत नया था। 2 रेडियो ऑपरेटर, जैक फिलिप्स और हेरोल्ड ब्राइड के पास बहुत काम था। 3 दिनों में उन्होंने 250 संदेश भेजे और न्यूयॉर्क, साउथहैम्पटन और जहाज़ों से और भी संदेश आए। जैक फिलिप्स, जहाज़ों से आने वाले बहुत से रेडियो संदेशों में बर्फ के बारे में बात की गई थी। संदेशों में कहा गया था, सावधान रहें, उत्तरी अटलांटिक में बहुत सारे हिमखंड हैं। लेकिन कैप्टन स्मिथ बहुत चिंतित नहीं थे। उन्होंने अपने अधिकारियों को इनमें से सिर्फ एक संदेश दिखाया। बर्फ की वजह से टाइटैनिक की गति धीमी नहीं हुई। यह अटलांटिक के पार 20 नॉट से ज्यादा की रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। यात्री जहाज के चारों ओर घूमते रहे, वे हंसते रहे, बातें करते रहे और रेस्तरां में खाना खाते रहे। हर कोई खुश और उत्साहित था। लाइटें जल रही थीं और संगीत बज रहा था। मिसेज एस्टर सही थीं। टाइटैनिक एक छोटे शहर की तरह था,
जो दूर एक बड़े ठंडे समुद्र में था। 4. हिमशैल। 14 अप्रैल की रात को मौसम अच्छा था और रात के आसमान में बहुत सारे तारे थे। समुद्र शांत था, लेकिन बहुत ठंडा था। जहाज में ऊपर 2 नाविक फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली काले समुद्र और आसमान की ओर देख रहे थे। दोनों आदमी बहुत ठंडे थे। रात 11:40 बजे फ्लीट ने जहाज के सामने कुछ देखा। ये बहुत बड़ा और सफ़ेद था और यह ज्यादा दूर नहीं था। हिमखंड, हिमखंड, उसने टेलीफोन पर कहा। जहाज के सामने एक हिमखंड है। फर्स्ट ऑफिसर मडॉक ने जवाब दिया, धन्यवाद। जल्दी से बाएं मुड़ें, उन्होंने अपने बगल में बैठे नाविक रॉबर्ट हिचेंस से कहा। लेकिन बड़े जहाज छोटे जहाज़ों की तुलना में बहुत धीरे मुड़ते हैं। और टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। 37 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। टाइटैनिक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 लाख टन बर्फ के हिमखंड की ओर बढ़ रहा था। फिर, बहुत धीरे धीरे, जहाज बाईं ओर मुड़ने लगा। फ्लीट और ली मुंह खोले देखते रहे। हिमखंड धीरे धीरे नजदीक आता गया। जब वह जहाज के दाईं ओर से टकराया तो उन्होंने आवाज सुनी। वे डेक पर बर्फ देख सकते थे। फिर हिमखंड जहाज के पीछे चला गया, दूर काली रात में। प्रथम अधिकारी मडॉक का चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्होंने कहा, इंजनों को जल्दी से बंद कर दिया गया। इंजन बंद हो गए और टाइटैनिक की गति धीमी होती गई। फिर वह रुक गया। कई यात्री सो रहे थे और उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन कर्नल ग्रेसी ने सुना। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 11:45 बज रहे थे। उसने अपने केबिन का दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। वहाँ बहुत शांति थी। मैं इंजन की आवाज़ क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ? उसने सोचा। उसने एक गर्म कोट पहना और डेक पर चला गया। कुछ यात्रियों ने डेक पर बर्फ देखी और हंसे। उन्होंने कहा, चलो इसे अपने पे में डाल लेते हैं। वे कुछ मिनट तक बर्फ के साथ खेलते रहे और फिर ठंड से बाहर निकल गए। लेकिन जहाज के आगे तीसरे दर्जे के केबिन में, जब हिमखंड जहाज से टकराया तो उसने बहुत ज्यादा शोर मचाया। पानी डैनियल बकले के केबिन में घुस गया। वह उठा और उसने अपना दरवाज़ा खोला। गलियारे में बहुत सारे लोग थे। क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। क्या गड़बड़ है? काला जेनसन के केबिन में 4 लड़कियां जाग गईं, लेकिन फिर वे वापस सो गईं। काला अपनी नाइट ड्रेस में बिस्तर पर थी जब नील्स जेनसन ने रात 12:30 बजे दरवाज़ा खोला। चलो, काला, उठो, उसने कहा। कुछ हो रहा है। हमें डेक पर जाना चाहिए। इसलिए काला ने अपनी नाइट ड्रेस के ऊपर एक कोट पहना और नील्स के साथ ऊपर चली गई। उसने लड़कियों को अपने केबिन में फिर कभी नहीं देखा। एक आदमी ने अन्ना तुर्जा के केबिन का दरवाज़ा भी खोला। उसने कहा, लड़कियों, जल्दी से अपनी लाइफ जैकेट पहन लो। हम सब समुद्र में जा रहे हैं। 5. CQD आपातकालीन। कैप्टन स्मिथ ने भी शोर सुना। वह जल्दी से बिस्तर से उठे। क्या हुआ? उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर मडॉक से पूछा। वह शोर क्या था? सर, एक हिमखंड, मडॉक ने जवाब दिया। मुझे बहुत खेद है, लेकिन हम एक हिमखंड से टकरा गए हैं। मैं इंजन बंद कर रहा हूँ। धीरे धीरे टाइटैनिक रुक गया। विशाल, सुंदर जहाज हजारों तारों के नीचे, शांत काले समुद्र पर इंतजार कर रहा था। कैप्टन स्मिथ ने कहा, आपातकालीन दरवाजे जल्दी से बंद करो। वे बंद हैं, सर। यह अच्छा है। बहुत बढ़िया। जब 15 आपातकालीन दरवाजे बंद कर दिए गए, तो पानी जहाज के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में नहीं जा सकते थे। लेकिन जहाज में कितने छेद थे? क्या सिर्फ एक डिब्बे में एक छेद था या बहुत सारे डिब्बों में बहुत सारे छेद थे? कैप्टन स्मिथ इसका जवाब जल्दी से जानना चाहते थे। कैप्टन स्मिथ, फर्स्ट ऑफिसर मडॉक और टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज जहाज के अंदर गए। उन्हें बहुत सारे छेद मिले। डिब्बे 1, 2, 3, 4 और 5 में पानी भरा हुआ था। कैप्टन स्मिथ ने पूछा, ये कितना बुरा है? थॉमस एंड्रूज का चेहरा सफ़ेद हो गया था। वह बहुत दुखी लग रहा था। बहुत बुरा, मुझे डर है, उसने जवाब दिया। यह जहाज डूबने वाला है। तुम्हारा क्या मतलब है? कैप्टन स्मिथ ने कहा, टाइटैनिक डूब नहीं सकता। तुमने कल श्रीमती एस्टर से यही कहा था।
मैंने तुम्हारी बात सुनी। हाँ, मुझे पता है, एंड्रूज ने कहा। टाइटैनिक 3 डिब्बों में पानी के साथ सुरक्षित है। वास्तव में, ये 4 डिब्बों में पानी के साथ लगभग सुरक्षित है। लेकिन यह अलग है। पानी 5 डिब्बों में आ रहा है। 5। जहाज का अगला हिस्सा और भी भारी होता जा रहा है। मुझे खेद है, लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते। टाइटैनिक डूबने वाला है। कैप्टन स्मिथ ने पूछा, हमारे पास कितना समय है? मुझे नहीं मालूम, शायद 2 घंटे, बस इतना ही। ठीक है, यात्रियों को उनकी लाइफ जैकेट दे दो और लाइफबोट तैयार कर दो, स्मिथ ने मडॉक से कहा। फिर वह टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स से बात करने के लिए रेडियो रूम में चले गए। यह एक आपातकालीन स्थिति है, कैप्टन स्मिथ ने कहा। जहाज डूब रहा है, मदद मांगो। हाँ, सर, जैक फिलिप्स ने जवाब दिया। उसने आपातकालीन संदेश भेजा। CQDMGY, मदद टाइटैनिक, हम डूब रहे हैं, कृपया हमारी मदद करने के लिए आइए। रात के 12:15 बजे थे। 6। कोई नहीं सुन रहा। टाइटैनिक के सबसे नज़दीकी जहाज कैलिफोर्नियन था। ये लगभग 16 किलोमीटर दूर था। कैलिफोर्नियन को बर्फ के बारे में पता था, इसलिए वह उस रात 10:30 बजे रुक गया। 11:10 बजे तीसरे अधिकारी चार्ल्स ग्रोव्स ने दाईं ओर एक बड़े जहाज की रोशनी देखी। कैलिफोर्नियन ने जहाज को रोशनी के जरिए संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 11:40 बजे बड़ा जहाज रुक गया, लेकिन चार्ल्स ग्रोव्स को नहीं पता था कि क्यों। उन्हें नहीं पता था कि यह टाइटैनिक था। 1912 में रेडियो बहुत नया था। ज्यादातर जहाज़ों में रेडियो था, लेकिन वे हर समय इसे नहीं सुनते थे। सिरिल एवांस, रेडियो कैलिफोर्नियन पर ऑपरेटर 11:30 बजे सो गया। इसलिए कैलिफोर्नियन पर किसी ने भी जैक फिलिप्स से 12:15 बजे आपातकालीन संदेश नहीं सुना। अमेरिका में केप रेस के लोगों ने इसे सुना, और न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति ने इसे सुना। लेकिन करीब 10 मिनट तक किसी भी जहाज ने संदेश का जवाब नहीं दिया। फिर 12:25 बजे कारपेथिया नामक जहाज पर रेडियो ऑपरेटर टाइटैनिक से बात करना चाहता था। उसने कहा, टाइटैनिक, मेरे पास आपके एक यात्री के लिए एक संदेश है। क्या तुम सुन रहे हो? तुरंत आओ, जैक फिलिप्स ने जवाब दिया। यह एक आपातकालीन स्थिति है। हमें मदद की जरूरत है। हम डूब रहे हैं। क्या मैं कप्तान को बताऊं? कारपेथिया के रेडियो ऑपरेटर ने पूछा। फिलिप्स ने जवाब दिया, हाँ, जल्दी करो। तो 12:35 बजे कारपेथिया टाइटैनिक की ओर जाने लगा। लेकिन कारपेथिया 92 किलोमीटर दूर था। टाइटैनिक से कैप्टन स्मिथ कैलिफोर्नियन को देख सकते थे, लेकिन उन्हें उसका नाम नहीं पता था, और वे रेडियो पर उससे बात नहीं कर सकते थे। जैक फिलिप्स ने उसे CQD और SOS अक्षरों से पुकारने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कैप्टन स्मिथ ने लाइट से संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। यह अच्छा नहीं है, उन्होंने कहा। रॉकेट भेजो। 12:45 पर पहला रॉकेट उड़ा रात के आसमान में। इसने टाइटैनिक के ऊपर सफ़ेद रोशनी बिखेरी। उसके बाद हर 10 मिनट में एक नया रॉकेट ऊपर जाता था। कैलिफोर्नियन पर सेकंड ऑफिसर स्टोन ने रॉकेट देखे। ये दिलचस्प है, उन्होंने कहा। उन्होंने अपने कप्तान, कैप्टन लॉर्ड को बताया, लेकिन कैप्टन लॉर्ड थके हुए थे, इसलिए वे बिस्तर पर चले गए। स्टोन ने रॉकेट को 1 घंटे से ज्यादा समय तक देखा, लेकिन उन्हें वे समझ में नहीं आए, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। 7. जीवन रक्षक नौकाओं में टाइटैनिक में 20 लाइफबोट थे। ये नावें 1178 लोगों को ले जा सकती थीं, लेकिन जहाज पर 2224 लोग सवार थे। इसलिए जहाज पर सवार लगभग आधे लोगों के लिए कोई लाइफबोट नहीं थी। पहली नाव, लाइफबोट 7, 26 लोगों को लेकर रात 12:55 बजे समुद्र में उतरी। लाइफबोट 1 में 60 लोग सवार हो सकते थे, लेकिन उसमें सिर्फ 12 लोग सवार थे। लाइफबोट 6 में सिर्फ 25 महिलाएं और एक नाविक था। जहाज के अधिकारियों ने यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाने में मदद की। अधिकारियों ने कहा, महिलाओं और बच्चों को लाइफबोट में जाना चाहिए।
पुरुषों को जहाज पर ही रहना चाहिए, लेकिन कुछ महिलाएं जहाज पर जाना नहीं चाहती थीं। जहाज पर गर्मी थी और अंधेरे समुद्र में ठंड। युवा श्रीमती एस्टोर को ठंड लग रही थी। उन्होंने अपनी खूबसूरत नीली पोशाक के ऊपर लाइफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन उनके पास गर्म कोट नहीं था। वो अपने पति के साथ जहाज पर ही रहना चाहती थी। उसने कहा, मुझे लाइफ बोट में जाने की जरूरत नहीं है। टाइटैनिक डूब नहीं सकता। थॉमस एंड्रूज ने मुझे ये बताया था। मिस्टर एस्टोर अपनी पत्नी के बगल में एक कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने कहा, चलो जहाज पर ही रहते हैं। हम उस छोटी नाव की तुलना में यहाँ ज्यादा सुरक्षित हैं। आधे घंटे तक श्रीमती एस्ट अपने पति के साथ बैठी रहीं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट में चढ़ते देखा। उन्होंने देखा कि समुद्र धीरे धीरे करीब आ रहा है। यह अच्छा नहीं है, उसने आखिरकार कहा। मिस्टर एंड्रूज गलत थे, यह जहाज डूब रहा है। सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइटोला ने श्रीमती की मदद की। एस्टोर लाइफ बोट 4 में सवार हो गए। एस्टोर उनके साथ जाना चाहते थे। उन्होंने कहा, क्या मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं जा सकता? उसे मेरी जरूरत है, उसे बच्चा होने वाला है। मुझे खेद है, सर, चार्ल्स लाइटोला ने कहा। ये नावें महिलाओं और बच्चों के लिए हैं। पुरुषों को यहीं रहना चाहिए। मिस्टर एस्टोर ने अपनी पत्नी को लाइफ बोट में समुद्र में डूबते हुए देखा। डरो मत, उन्होंने कहा। मैं ठीक हो जाऊंगा। हम न्यूयॉर्क में मिल सकते हैं। अलविदा मेरे प्यार, उसने कहा। उसने उसे फिर कभी नहीं देखा। इसिडोर स्ट्रॉस की उम्र 67 साल थी और उनकी पत्नी की उम्र 63 साल थी। मैं अपने पति के बिना नहीं जा रही हूँ, श्रीमती स्ट्रॉस ने कहा। जहाँ वह जाता है, मैं भी जाती हूँ। कोई बात नहीं, चार्ल्स लाइटोला ने कहा। वह बूढ़ा आदमी है, इसलिए वह महिलाओं के साथ जा सकता है। नहीं, मिस्टर स्ट्रॉस ने कहा। मैं एक पुरुष हूँ। मैं यहाँ पुरुषों के साथ रह रहा हूँ। इसलिए श्रीमती स्ट्रॉस अपने पति के साथ टाइटैनिक पर ही रुक गईं। लाइफ बोट्स बोट डेक पर प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के पास थीं। अन्ना तुरजाई डेक से बोट डेक की ओर ऊपर की ओर भागी। रुको, एक नाविक ने कहा, तुम वहां ऊपर नहीं जा सकते। अन्ना नहीं रुकी, लेकिन नाविक ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। बंद दरवाज़ों के पीछे ही डेक पर सैकड़ों नाराज यात्री थे। हमें बाहर निकालो, उन्होंने कहा। हम सब मरने वाले हैं। फिर डैनियल बकले और कुछ और लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और सीढ़ियों से ऊपर भाग गए। बहुत से लोग डरे हुए थे और गुस्से में थे। उन्होंने कहा, हमें नाव पर चढ़ना चाहिए, लेकिन नाव के डेक पर मौजूद अधिकारियों के पास बंदूकें थीं। उन्होंने कहा, पीछे हट जाओ, केवल महिलाएं और बच्चे। लेकिन डैनियल बकले नाव में चढ़ गए और उन्होंने एक महिला की टोपी पहन ली। जब अधिकारियों ने उस नाव में देखा, तो उन्होंने देखा कि वहां केवल महिलाएं थीं। अन्ना तुर्जा और काला जेनसन जैसी कुछ तीसरी श्रेणी की महिला यात्री भी नावों में चढ़ गईं। काला को ठंड लग रही थी। उसके पास जूते नहीं थे, सिर्फ एक नाइट ड्रेस, एक लाइफ जैकेट और एक कोट। टाइटैनिक की 20 लाइफ बोट में से 18 समुद्र में चली गईं। कुछ में सिर्फ 10 या 20 लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट 14 में 5वां अधिकारी लोवे और 58 महिलाएं और बच्चे थे। उसके बाद जहाज पर सिर्फ 2 लाइफ बोट ए और बी ही बचीं। 8 ठंडे अंधेरे समुद्र में 8 संगीतकार लाइफ बोट में नहीं चढ़े। वे टाइटैनिक पर ही रहे और चिंतित लोगों के लिए खुशनुमा संगीत बजाया। अमीर व्यापारी बेंजामिन गुगनहेम और उनके दोस्त ने महिलाओं को लाइफ बोट में चढ़ते हुए देखा। वे चुपचाप खड़ी रहीं और संगीत सुनती रहीं। फिर उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट उतारी और अपने सबसे अच्छे कोट पहन लिए। उन्होंने कहा, अब हम मरने के लिए तैयार हैं। कैप्टन स्मिथ ने नाविकों से कहा, यात्रियों की मदद करो, जहाज डूब रहा है, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने कुछ नहीं कहा। वह क्या कह सकते थे? सेकंड ऑफिसर लाइटोला और कर्नल ग्रेसी लाइफ बोट ए और बी को ले जाना चाहते थे, लेकिन यह आसान नहीं था। पानी जहाज के साथ साथ तेजी से वापस आ रहा था। लाइफ बोट ए समुद्र में चली गई। पहले तो उसमें कोई नहीं था,
लेकिन फिर कुछ लोग उसमें चढ़ गए। लाइफबोट भी उल्टी दिशा में समुद्र में चली गई। अचानक जहाज हिल गया और कर्नल ग्रेसी और चार्ल्स लाइटोला बर्फ के ठंडे समुद्र में गिर गए। वे पानी के नीचे काफी दूर तक चले गए। कर्नल ग्रेसी ने सोचा, मैं मरने जा रहा हूँ। फिर आखिरकार वे ऊपर आए और लाइफबोट बी तक तैरकर पहुंचे। लेकिन लाइफबोट बी उल्टी दिशा में थी। वे उसमें नहीं चढ़ सकते थे, इसलिए वे उस पर चढ़ गए। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स कर्नल ग्रेसी, चार्ल्स लाइटोला और 26 अन्य लोगों के साथ लाइफबोट बी के ऊपर था। रेडियो ऑपरेटर हेरोल्ड ब्राइड पहले लाइफबोट बी के नीचे था, फिर वह तैरकर ऊपर आ गया। यह अच्छी बात है, लड़कों, लाइफबोट बी के पास पानी में एक बूढ़े आदमी ने कहा। तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन वह नाव पर नहीं चढ़ पाया और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। वह कौन था? लोगों ने पूछा। शायद कैप्टन स्मिथ। जहाज का अगला हिस्सा नीचे चला गया और उसी समय जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर चला गया। 2 मिनट तक जहाज का पिछला हिस्सा धीरे धीरे ऊपर उठता गया और ऊपर उठता गया। कुछ लोग जहाज के पिछले हिस्से की ओर भागे, बहुत से लोग जहाज से समुद्र में गिर गए। काला जेनसेन लाइफबोट 16 से देख रही थी। समुद्र बहुत उथल पुथल भरा था, बहुत शांत और अंधेरा था। उसने बाद में कहा, जहाज में अभी भी लाइटें जल रही थीं। फिर अचानक एक भयानक शोर हुआ। जहाज से 1000 लोग चिल्ला रहे थे। हमने उनकी आवाज सुनी। फिर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से टाइटैनिक पानी के नीचे चला गया। पहले जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबा, फिर पिछला हिस्सा। रात 2:20 बजे टाइटैनिक वहां नहीं था। नावों में बैठे लोग रात के आसमान में तारे और काला समुद्र देख सकते थे, लेकिन टाइटैनिक नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज समुद्र के नीचे था। पानी में 1000 से ज्यादा लोग थे। उनमें से ज्यादातर के पास लाइफ जैकेट थी, इसलिए उनके सिर पानी से बाहर थे। लेकिन समुद्र का पानी बहुत ठंडा था और कोई भी इसमें ज्यादा देर तक नहीं रह सकता था। कृपया वापस आएं और हमारी मदद करें। पानी में मौजूद लोगों ने लाइफबोट में मौजूद लोगों से चिल्लाकर कहा। लाइफबोट 6 में एक नाविक और 25 लोग थे महिलाएं। कुछ महिलाओं ने कहा, हमें पानी में लोगों की मदद करने के लिए वापस जाना चाहिए। हमारे पति वहां हैं, उन्हें मदद की जरूरत है। नहीं, नाविक रॉबर्ट हिचेंस ने कहा, पानी में बहुत सारे लोग हैं। वे सभी इस नाव में नहीं जा सकते, ये सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। लाइफबोट 1 में केवल 12 लोग थे, लेकिन उन्होंने एक भी पुरुष या महिला को समुद्र से बाहर नहीं निकाला। लेकिन लाइफबोट 14 में 5वें अधिकारी लोवे मदद करना चाहते थे। लाइफबोट 10 और 12 में चढ़ो, उन्होंने अपने 58 यात्रियों से कहा, जल्दी करो, अभी ये नाव वापस जा रही है। लेकिन यात्रियों को ले जाना आसान नहीं था। फिर सुबह 3:00 बजे 5वें अधिकारी लोवे लाइफबोट 14 के साथ पानी में लोगों की मदद करने के लिए वापस गए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लगभग सभी लोग मर चुके थे। हेरोल्ड लोवे ने केवल 4 लोगों को समुद्र से जीवित निकाला। उन्होंने एक आदमी को एक पर देखा, पानी में दरवाजा बंद कर दिया। वह ठंडा, सफेद और मृत लग रहा था, लेकिन कुछ मिनटों के बाद उसने अपनी आंखें खोली और जापानी भाषा में बात करना शुरू कर दिया। बाद में उसने नाविक की तरह नाव चलाने में मदद की। क्या अच्छा आदमी है, हेरोल्ड लोव ने कहा। सारी रात लोग लाइफबोट में बैठे रहे और सुबह का इंतजार करते रहे। जब सूरज निकला तो उन्होंने ठंडे, शांत समुद्र को देखा। उन्हें हर जगह हिमखंड दिखाई दे रहे थे और पानी में हिमखंडों के पास उन्होंने सैकड़ों ठंडे, सफेद शव देखे, मृत यात्रियों और नाविकों के शव। 9 कारपेथिया और कैलिफोर्नियन। कारपेथिया ने टाइटैनिक से संदेश रात 12:25 बजे सुना। ये बहुत तेजी से 15 नॉट 31 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टाइटैनिक की ओर आया। 2:35 बजे कारपेथिया के कप्तान कैप्टन रोस्ट्रॉन ने समुद्र के ऊपर एक हरी रोशनी देखी। 2:45 बजे उनके नाविकों ने एक हिमखंड देखा, फिर और हिमखंड। हम बहुत तेजी से जा रहे हैं, सर,
ये सुरक्षित नहीं है, एक नाविक ने कहा। मत रुको, कैप्टन रोस्ट्रॉन ने कहा। हमें जल्दी से वहां पहुंचना चाहिए। टाइटैनिक डूब रहा है। टाइटैनिक से कोई और रेडियो संदेश नहीं आया। सुबह 4 बजे कारपैथिया रुका और हवा में कुछ रॉकेट छोड़े। हम यहाँ हैं, कप्तान ने कहा। लेकिन टाइटैनिक कहाँ है? सूरज उगाया। कोई टाइटैनिक नहीं था। उन्होंने 20 से ज्यादा हिमखंड देखे, कुछ बड़े, कुछ छोटे। और 400 मीटर दूर एक छोटी लाइफबोट थी। उसमें एक नाविक, कुछ महिलाएं और एक बच्चा था। कैप्टन रोस्ट्रॉन ने पूछा, टाइटैनिक कहाँ है? नाविक ने उत्तर दिया, ये डूब गया, सर। 1.5 घंटा पहले। कैलिफोर्नियन जहाज पर चीफ ऑफिसर स्टीवर्ट ने कारपैथिया को देखा। उसने कैप्टन लॉर्ड से कहा, वह जहाज यहीं है। ये फिर से रॉकेट दाग रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैप्टन लॉर्ड ने कहा। यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन सुबह 5:40 बजे कैलिफोर्नियाई जहाज पर रेडियो ऑपरेटर इवांस बिस्तर से उठे। स्टीवर्ट ने कहा, इवांस, कृपया उस जहाज से बात करें। वे रॉकेट क्यों दाग रहे हैं? 2 मिनट बाद इवांस ने जवाब दिया, वह जहाज कारपैथिया है, सर। समुद्र में जीवन रक्षक नावें हैं और कारपैथिया उनकी मदद कर रहा है। टाइटैनिक कल रात एक हिमखंड से टकराया था। कैप्टन लॉर्ड ने कहा, हमें भी मदद करनी चाहिए। जल्दी करो। इसलिए कैलिफोर्नियन कारपैथिया की ओर चल पड़ा। लेकिन टाइटैनिक को उनकी मदद की जरूरत पड़ने के 5 घंटे से ज्यादा समय बाद सुबह के लगभग 6:00 बज चुके थे। धीरे धीरे कारपैथिया में और भी लाइफबोट आ गईं। लाइफबोट भी डूबने लगी और नाव पर सवार लोग लाइफबोट 12 पर चढ़ गए। सुबह 8:30 बजे लाइफबोट 12:75 लोगों के साथ कारपैथिया पहुंची। नाव में बहुत पानी था और सभी यात्री थके हुए और ठंडे थे। ये टाइटैनिक से आखिरी लाइफबोट थी। सेकंड ऑफिसर लाइटोला ने लोगों को जहाज पर चढ़ाने में मदद की और फिर वह भी लाइफबोट से उतरकर जहाज पर चढ़ गया। वह टाइटैनिक से कारपैथिया पर आने वाला आखिरी व्यक्ति था। कारपैथिया के नाविकों ने यात्रियों को जहाज पर चढ़ने में मदद की। उनके पास उनके लिए गर्म कोट और गर्म पेय थे। लेकिन यात्री अपने परिवार और दोस्तों के बारे में जानना चाहते थे। क्या मेरे पति यहाँ हैं? उन्होंने पूछा। क्या मेरी पत्नी यहाँ है? मेरे बच्चे कहाँ हैं? 4 दिन बाद कारपैथिया टाइटैनिक से 711 लोगों को लेकर न्यूयॉर्क पहुंचा। लेकिन ठंडे उत्तरी अटलांटिक में 1513 लोग मर चुके थे। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, सेनेटर स्मिथ ने सवाल पूछना शुरू किया। क्या हुआ? क्या गलत है? वह जानना चाहता था, टाइटैनिक क्यों डूबा? ये सभी लोग क्यों मर गए? कैप्टन स्मिथ और फर्स्ट ऑफिसर मडॉक मर चुके थे और डिजाइनर थॉमस एंड्रूज भी मर चुके थे। लेकिन व्हाइट स्टार लाइन के अध्यक्ष ब्रूस स्मे कारपैथिया पर थे, इसलिए सेनेटर स्मिथ ने उनसे बात की। सेनेटर स्मिथ ने पूछा, क्या आप हिमखंडों के बारे में जानते हैं? हाँ, कैप्टन स्मिथ को उनके बारे में पता था, ब्रूस स्मे ने उत्तर दिया। तो फिर टाइटैनिक की गति धीमी क्यों नहीं हुई? सेनेटर स्मिथ ने पूछा। क्या आपने कैप्टन स्मिथ से इस बारे में बात की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ब्रूस स्मे ने जवाब दिया। वह कप्तान था, मैं तो बस एक यात्री था। एक यात्री? हाँ, व्हाइट स्टार लाइन भी, लेकिन आप सेनेटर स्मिथ के अध्यक्ष थे, गुस्से से कहा। टाइटैनिक आपका जहाज था और टाइटैनिक के हिमखंड से टकराने के कारण 1500 लोग मारे गए। तो क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? आपके पास केवल 20 लाइफबोट क्यों थीं? ब्रूस इसमें नाखुश दिखे, क्योंकि टाइटैनिक डूब नहीं सकता था। थॉमस एंड्रूज ने मुझे ये बताया। वह डिजाइनर था, वह जहाज़ों के बारे में जानता था। और याद रखें, इसमें 16 डिब्बे और 15 आपातकालीन दरवाजे थे। हमें बहुत सारी लाइफबोट की ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज है, एंड्रूज ने कहा। और मैंने उनकी बात सुनी। मैं समझ गया, सेनेटर स्मिथ ने गुस्से से कहा। तो आपने कुछ भी गलत नहीं किया। कैप्टन स्मिथ हिमखंडों के बारे में गलत थे और थॉमस एंड्रूज लाइफबोट्स के बारे में गलत थे। लेकिन आप, व्हाइट स्टार लाइन के अध्यक्ष, ब्रूस स्मे ने कहा, मैं केवल एक यात्री था। 10 टाइटैनिक के बाद का जीवन।
टाइटैनिक जहाज के लोगों का क्या हुआ? अमेरिकी जहाज मैके बेनेट को समुद्र में सैकड़ों लाशें मिलीं। इनमें से एक लाश जॉन जेकब एस्टोर की भी थी। मई 1912 में उन्हें न्यूयॉर्क में दफनाया गया। अगस्त 1912 में श्रीमती एस्टोर को एक बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम जॉन जेकब एस्टोर रखा, जो उनके पिता का ही नाम था। श्रीमती एस्टोर की मृत्यु 1953 में हुई। मैके बेनेट ने मिस्टर स्ट्रॉस को भी ढूंढ निकाला और उन्हें भी न्यूयॉर्क में ही दफनाया गया, लेकिन उन्हें उनकी पत्नी नहीं मिली। मैके बेनेट पर मौजूद कई शवों के नाम नहीं थे। उनमें से एक शव 2 साल का बच्चा था। तब कोई उसका नाम नहीं जानता था, इसलिए उसे अज्ञात बच्चा कहा जाता था। आज हम जानते हैं कि उसका नाम सिडनी गुडविन था। उसके माता पिता, 3 भाई और 2 बहनें भी समुद्र में मर गए। टाइटैनिक के कई यात्रियों की तरह छोटे सिडनी को भी कनाडा के नोवा स्कोटिया के हैलिफैक्स में दफनाया गया था। लेकिन टाइटैनिक की सबसे कम उम्र की यात्री मिल्विना डीन की मौत नहीं हुई। वो अपनी मां और भाई के साथ लाइफबोट 10 में टाइटैनिक से उतरी। बाद में वे एक अन्य व्हाइट स्टार जहाज एड्रियाटिक से इंग्लैंड लौट आए। एड्रियाटिक पर सभी महिला यात्री उसे अपनी बाहों में पकड़ना चाहती थीं। अंत में एक अधिकारी ने कहा, कोई भी यात्री मिल्विना को 10 मिनट से अधिक समय तक नहीं पकड़ सकता। कर्नल आर्चीबाल्ड ग्रेसी ने इस बारे में एक किताब लिखी है। टाइटैनिक में काम करते हुए, लेकिन समुद्र में बिताए गए समय के बाद वो कभी ठीक नहीं हो पाए। दिसंबर 1912 में उनकी मृत्यु हो गई और उनके अंतिम शब्द थे, हमें उन सभी को नावों में ले जाना चाहिए। अमेरिका में अन्ना तुर्जा के लिए यह आसान नहीं था। वो वहाँ किसी को नहीं जानती थी और वो अंग्रेजी नहीं बोल सकती थी। न्यूयॉर्क के एक अस्पताल के डॉक्टर ने उसके हाथ पर उसका नाम लिखा और उसे ओहियो में उसके भाई के पास ट्रेन में बिठा दिया। लेकिन अन्ना एक खूबसूरत, मिलनसार युवती थी। वो अपने पति से ओहियो में मिली थी और उनके 7 बच्चे थे। 1982 में 89 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। काला जेनसन डेनमार्क वापस चली गईं। वो अपने पति से मिली और उनके 3 बच्चे हुए। 14 मार्च 1980 को उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें टाइटैनिक से मिली उनकी पुरानी नाइट ग्रास में ही दफनाया गया। 1918 में उनकी मृत्यु हो गई। जैक फिलिप्स की मृत्यु लाइफबोट में ठंड लगने से हुई। उनके मित्र हेरोल्ड ब्राइड, जो दूसरे रेडियो ऑपरेटर थे, स्कॉटलैंड चले गए। वहां उनकी मुलाकात अपनी पत्नी से हुई और उनके 3 बच्चे हुए। 1956 में उनकी मृत्यु हो गई। वे 66 वर्ष के थे। 5वें अधिकारी हेरोल्ड लोवे की मृत्यु मई 1944 में वेल्स में हुई। सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइटोला का जीवन बहुत रोमांचक रहा। टाइटैनिक के बाद उन्होंने ओशनिक नामक व्हाइट स्टार जहाज पर काम किया, लेकिन 1914 में ओशनिक भी डूब गया। फिर उन्होंने फाल्कन नामक जहाज पर काम किया, लेकिन फाल्कन भी डूब गया। 1940 में 66 साल की उम्र में वे अपने बेटे रोजर के साथ सनडाउना नामक अपनी छोटी नाव में फ्रांस के डनकर्क गए। सनडाउना टाइटैनिक की लाइफबोट से ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन इसने 130 सैनिकों को समुद्र के पार इंग्लैंड पहुंचाया। चार्ल्स लाइटोला की मृत्यु 1952 में लंदन में 18 साल की उम्र में हुई। ब्रूस इसमें इंग्लैंड वापस चले गए और व्हाइट स्टार लाइन ने अपना नया जहाज ब्रिटानिक तैयार कर लिया। लेकिन इसमें का बाद का जीवन खुशियों से भरा नहीं रहा। वे टाइटैनिक को कभी नहीं भूल पाए। 11. टाइटैनिक ढूंढना। टाइटैनिक के बारे में कई कहानियां हैं। वाल्टर लॉर्ड नामक एक व्यक्ति ने सैकड़ों यात्रियों और नाविकों से बात की और 1956 में उन्होंने अपनी पुस्तक ए नाइट टू रिमेंबर में उनके बारे में लिखा। 1957 में ए नाइट टू रिमेंबर नामक पुस्तक पर एक फिल्म बनी थी। अन्ना तुर्जा फिल्म देखने गई थी, लेकिन उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। इसलिए उनके बेटे ने उनके साथ फिल्म देखी और उन्हें इसके बारे में बताया। लेकिन अन्ना को फिल्मों के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। जब वे सिनेमा से बाहर आए तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, फिल्म कैमरे वाले वे लोग। उन्होंने ये फिल्म तब बनाई थी जब टाइटैनिक डूब रहा था, तो उन्होंने पानी में डूबे सभी लोगों की मदद क्यों नहीं की। 1985 में रॉबर्ट बेलार्ड टाइटैनिक की तलाश में गए, पहले एक फ्रांसीसी जहाज पर और फिर एक अमेरिकी जहाज पर।
उन्होंने टाइटैनिक को समुद्र के 3,810 मीटर नीचे न्यूफाउंडलैंड से 531 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पाया। 1986 और 1987 में वे और कैमरे लेकर वापस गए और समुद्र के नीचे जहाज के बारे में एक फिल्म बनाई। 1987 में जेम्स कैमरून ने ये फिल्म देखी और कहा, मुझे इस पर हॉलीवुड फिल्म बनानी चाहिए। 1995 में वे समुद्र के नीचे टाइटैनिक देखने गए और उन्हें अपनी फिल्म बनाने के लिए पैसे मिले। कैमरून की फिल्म टाइटैनिक बहुत महंगी थी, इसके लिए उन्हें $200 मिलियन की जरूरत थी, यानी फिल्म के हर मिनट के लिए $1 मिलियन। फिल्म में केट विंसलेट, एक अमीर लड़की, लियोनार्डो डिकैप्रियो से मिलती है, जो एक गरीब लड़का है। जब केट विंसलेट और लियोनार्डो डिकैप्रियो एक साथ फिल्म बनाते हैं, तो वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। जहाज डूब जाता है, लड़का मर जाता है लेकिन लड़की बच जाती है। कई सालों बाद लड़की बूढ़ी हो जाती है। वो समुद्र के नीचे जहाज को देखने के लिए वापस जाती है और अपनी कहानी बताती है। फिल्म में सब कुछ सच नहीं है, लेकिन ज्यादातर सच है। 1997 तक टाइटैनिक के ज्यादातर यात्री मर चुके थे, लेकिन एक महिला, मिल्विना डीन, अभी भी जीवित थी। 1912 में वह टाइटैनिक पर सबसे कम उम्र की यात्री थी, लेकिन 1997 में वह एक बूढ़ी महिला थी। वो एक बड़े तेज जहाज QE2 पर सवार होकर फिर से अटलांटिक पार गई। मिल्विना डीन ने समुद्र और हिमखंडों को देखा और टाइटैनिक के बारे में सोचा। मैं यहाँ 85 साल पहले थी, उसने कहा। हम दुनिया के सबसे बड़े, सबसे खूबसूरत जहाज पर थे, लेकिन मैं तब एक छोटी बच्ची थी, अपनी माँ की गोद में। इसलिए मुझे 14 अप्रैल 1912 की उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। 2008 में मिल्विना डीन टाइटैनिक से बची एकमात्र यात्री थीं। लेकिन लोग अभी भी टाइटैनिक के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं और लिखते हैं। वे इसे इसलिए याद करते हैं क्योंकि यह बड़ा, तेज और सुंदर था। लेकिन वे 1912 की ठंडी रात को भी याद करते हैं जब दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज समुद्र की तलहटी में डूब गया था।